विच इज द एनिमी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन। लेकिन ये लेसन लिखा है पर्ल एस बक मैम ने, जो कि एक नोबेल लॉरेट है और एक नोबेल प्राइज विनर के क्या अंदर क्या क्वालिटी होती है, इस लेसन को आपको पढ़ के पता चलता है। क्या बखूबी लिखा है इस लेसन को इन्होंने। लेसन को एक तरह से आप क्रिटिसिज्म मारिए वॉर का, जंग जो होती है ना दो देशों के बीच में, उसको बड़े अच्छे से क्रिटिसाइज किया इस लेसन में। लेकिन कमाल की बात है, एक लाइन ऐसी नहीं है, कम से कम 15 से 20 पेज का लेसन है आपकी बुक में, एक लाइन ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोली हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलो कि वॉर गलत है। आप जब लेसन को पढ़ते हैं और आप इसमें कैरेक्टर्स की जब दुर्दशा देखते हैं, तब आपको लगता है यार वॉर तो बहुत गलत चीज है। तो बहुत ही बखूबी ह्यूमन इमोशंस को प्रेजेंट किया है। स्टोरी क्या है? स्टोरी है एक ऐसे डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ, एक ऐसे जापानीज डॉक्टर जो कि एक डॉक्टर भी है, एक सर्जन है और एक साइंटिस्ट भी है, बहुत कामयाब है, उनके एक डायलेमा की। और ये डायलेमा है मॉरल डायलेमा। क्या डायलेमा होता है कि डॉक्टर साहब जो होते हैं एक दिन अपनी बीवी के साथ अपने शाम जो इनका घर है उसकी बालकनी पे खड़े होते हैं और नोटिस करते हैं इनके सामने जो बीच होता है वहां पर एक अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर बहुत ही जख्मी हालत में आके गिर जाता है वहां, इतने जख्मी हालत में कि अगर इन्होंने तुरंत उसको ऑपरेट नहीं करा, तुरंत उसका इलाज नहीं करा तो वो तभी मर जाएगा। तो एक डायलेमा इनके सामने आता है सिचुएशन में, वो ये कि क्या ये एक डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट का इलाज करें। डॉक्टर को तो ये धर्म होता है, हिप्पोक्रेटिक ओथ वो लेते हैं, जो कि उनको क्या देती है, मतलब उनको क्या उनके लिए एक सिद्धांत सेटअप करती है कि अगर वो कभी भी एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखे जो कि जिसको इलाज की जरूरत हो तो उसका इलाज करे, उसको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर ये कहां का है कहां का नहीं है। राइट? तो इनके सामने कंफ्यूजन क्या है? पहला चॉइस ये था कि ये उस पेशेंट को जो कि जिसको तुरंत इलाज की जरूरत है, अगर अदरवाइज वो मर जाएगा, उसका इलाज करें एक डॉक्टर होने के नाते या एक जापानी होने के नाते और एक देशभक्त होने के नाते। क्या ये उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, ये पेशेंट एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर भी है, उस देश के साथ जिसके साथ जापान का जंग चल रही थी, वॉर चल रहा था, उसका एक सैनिक है जो कि भाग के आ गया, एस्केप करके आ गया, क्या ये इसको एक जापानी सिटीजन, जापानी देशभक्त सिटीजन होने के नाते पुलिस को हैंडओवर कर देते और मरने देते उसको? ये कंफ्यूजन इनके सामने है और क्या बढ़िया जवाब दिया इस लेसन के थ्रू पर्ल एस बक जो राइटर है उन्होंने इसका। ठीक है, मजेदार मजेदार, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग पूछ रहे हैं कि स्टैंडिंग्स क्या है, तो स्टैंडिंग्स दिखा देता हूं, चलो थोड़ा समय हो गया है। प्रगति, जिया डांगी, स्माइल टेलर, तन्नु सबरवाल, वैष्णवी आनंद, श्रेय केशरी, फातिमा, नैन्सी कुमारी, हर्षा, रोशन पांडे, ट्वाइलाइट, रॉयल क्रिएचर्स, क्यूट बग, दीपक सिन्हा, मानसवी तिवारी, टॉप 15। वेल डन भाई, शाबाशी आप लोगों को। अब लेसन देखते हैं, स्टोरी का थीम क्या है। द स्टोरी एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी मतलब होता है इंसानियत, कंपैशन मतलब होता है दया भावना, एंड द मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ वॉर, और वॉर के अंदर क्या क्या मॉरल उलझने होती हैं, सही गलत से जुड़ी क्या उलझने होती हैं, ये आप देखते हैं इस लेसन के अंदर। इट कॉन्ट्रास्ट नेशनल लॉयल्टी विद यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। तो एक तरफ तो देश के प्रति निष्ठा है, देश के प्रति लॉयल्टी है, और उसी के अपोजिट है यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ काइंडनेस और ह्यूमैनिटी, इंसानियत की जो भावना है, ह्यूमैनिटी की जो भावना है, उसको बिल्कुल अपोजिट दिखाया है। दोनों दो चीजें सामने खड़ी हैं, एक तरफ देश के प्रति भक्ति आपकी, देश के प्रति निष्ठा लॉयल्टी, और दूसरी तरफ इंसानियत की भावना, ह्यूमैनिटी की भावना, दया भावना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेसन को, देखते हैं जी, लेसन को देखते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी की अर्ली लाइफ, शुरुआत होती है लेसन की डॉक्टर सदाओ होकी की अर्ली लाइफ के बारे में बताया जाता है आपको। बताया गया है he lived in a house on a Japanese coast, often played there as a small boy, house set up upon rocks and upon a narrow beach, climbed pine trees on the beach as a child, often visited South Sea Island with father believed islands to be stepping stones for Japan's future। ओके, तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया। पहले बताया गया कि इनका घर कहां पर है, जापानीज कोस्ट पे। कोस्ट क्या होता है? ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे हो, बिल्कुल समुद्र तट बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो समुद्र के किनारे है बिल्कुल इनका घर, और वहां पर एक छोटे बच्चे की तरह अक्सर खेला करते थे। इनका घर जो है रॉक्स के ऊपर एक नैरो बीच पर है, मतलब पत्थर के ऊपर एक नैरो बीच के ऊपर घर बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ये नहीं है बाय द वे। ये अक्सर बचपन में पाइन ट्रीज क्लाइंब किया करते थे। साथ साथ बताया गया कि इनके पिताजी के साथ ही अक्सर जाया करते थे साउथ सी आइलैंड, इनके घर के आसपास ही आइलैंड थे ये, और इनके पिताजी को लगता था कि आइलैंड जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन्स रहेंगे। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके थ्रू किसी को कामयाबी मिले। तो उनके पिताजी का यह मानना था कि जो आइलैंड है इनके देश के आसपास, साउथ सी आइलैंड, ये जापान के फ्यूचर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के थ्रू जापान, इन्हीं को यूज करके, एक तरह से इन्हीं का इस्तेमाल करके जापान जो है बहुत आगे जाएगा, उसको कामयाबी मिलेगी एज अ होल कंट्री। आगे देखते हैं। फादर के बारे में बताया गया, फादर इनके किस तरह के इंसान थे। तो फादर वाज अ क्वाइट मैन, नेवर जॉक्ड एंड प्लेड विद हिम। फादर जो थे बड़े शांत तरह के इंसान थे, कभी भी उनके साथ ना तो मजाक करते थे सदाओ के साथ, ना ही उनके साथ खेला करते थे। बट
Sadao, अच्छा, Sadao was a dutiful son, did everything his father told him. Father was stern, but cared a lot for Sadao's future. ये important point है. Sadao's education was father's main concern. At 22, sent him to America to study surgery and science. Okay. अब बताया गया आपको कि इनके पिताजी जो थे बहुत ही शांत तरह के इंसान थे, कभी भी इनके साथ मजाक नहीं करते थे, कभी भी सदाओ के साथ खेला नहीं करते थे, थोड़ा सीरियस ट्रैजिक इंसान थे. बताया गया कि स्टर्न भी थे. स्टर्न मतलब होता है स्ट्रिक्ट, थोड़े से सख्त मिजाज वाले इंसान थे. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ही केयर डीपली फॉर सदाओ, वो सदाओ के लिए बहुत ज्यादा केयर करते थे. ये भी आपको बताया गया है. ठीक है. और सदाओ की एजुकेशन जो थी ना, सदाओ की पढ़ाई लिखाई, वो इनके पिताजी की सबसे मेन कंसर्न थी. बचपन से लगातार उसमें इन्होंने लगे रहे. पिताजी इस कंसर्न को अपने एड्रेस करने के लिए अपने बच्चे की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखा. और 22 साल की एज में इन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा, वो देश जिससे जापान का एक तरह से अच्छी नहीं बनती थी. उस समय वॉर तो नहीं था, लेकिन हाँ, जापानीज की इज्जत नहीं थी अमेरिका में, और अमेरिकन की इज्जत नहीं थी जापान में. बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ थे, दुश्मन थे, एनिमीज थे. ठीक है. तो इन्होंने अपने बच्चे को दुश्मन देश में भेजा. क्यों? ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, डॉक्टरी के बारे में जो भी कुछ सीखना होता है वो सब कुछ सीख के वहां से आए, इसलिए. ठीक है. अबाउट सर्जरी एंड साइंस. ओके. सदाओ रिटर्न जापान एट 30. फाइनली 8 साल के बाद एज एन एक्सपर्ट सर्जन है ना, साइंटिस्ट, ये वापस लौटे जापान. और ये एज अ साइंटिस्ट ये क्या कर रहे थे? परफेक्ट कर रहे थे डिस्कवरी टू रेंडर वुंड्स क्लीन. वुंड मतलब होता है घाव. तो ये एक ऐसी चीज को डिस्कवर कर रहे थे जिसकी वजह से किसी भी इंसान का घाव आराम से साफ हो जाए. ठीक है, जैसे डिटॉल टाइप कोई चीज बेसिकली, राइट. तो ये एक सर्जन तो थे ही बहुत नामी ग्रामी, साथ साथ ये साइंटिस्ट भी बताए गए. क्यों? क्योंकि एक ऐसी डिस्कवरी को परफेक्ट कर रहे थे, एक ऐसी दवाई एक तरह से आप मान लो या एंटीसेप्टिक मान लो, जिससे घाव जो है साफ हो जाए. बिल्कुल, इट वुड रेंडर वुंड्स क्लीन, मतलब जिससे घाव साफ हो जाए. सदाओ रिटेन इन जापान. अच्छा, अब क्या होता है? नॉट सेंड विद द ट्रूप्स, केप्ट बैक टू परस्यू रिसर्च. जनरल टू वाज अनवेल, कुड नीड हिज सर्विसेज एनी टाइम. ये इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आया भी हुआ है. जापान जो एक देश था, जब इसका वॉर का समय आया, बेसिकली जब ये वॉर एट वॉर आ गया यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, तो जापान से नेचुरली बाहर ऐसे समय पर बहुत सारे लोग देश से बाहर जाते हैं जंग लड़ने के लिए. तो बहुत सारी आर्मी की ट्रूप्स बाहर जा रही थी, लेकिन जिसमें डॉक्टर भी होते हैं ऑफ कोर्स, और डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टुकड़ी का. क्योंकि अगर किसी को चोट लग गई सोल्जर को, तो उसको ठीक करेगा डॉक्टर. अगर डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर को चोट लग जाए, तो पूरी टुकड़ी रिस्क पे आ जाती है, ट्रूप पूरा रिस्क पे आ जाता है. एनीवे, तो क्या होता है भाई, ये जो ट्रूप्स हैं जिनके साथ यूजुअली बाहर भेजा जाता था डॉक्टर्स को, उसमें डॉक्टर सदाओ को नहीं भेजा गया. क्यों? क्योंकि एक तो ये अपनी एक डिस्कवरी करे थे एक साइंटिस्ट की तरह, वही घाव जो साफ कर दे. और दूसरा, यहां के जो जनरल थे, जो पुराने जनरल मतलब रिटायर्ड जनरल, वो कुछ समय से बीमार थे, और हो सकता है उनको किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत पड़े, और वो ऑपरेशन अगर जरूरत पड़ती है तो करेंगे डॉक्टर सदाओ. इस वजह से इनको यहां पर रिटेन कर लिया गया. सो देयर वर 2 रीजन. सबसे पहला कि ही वाज परफेक्टिंग हिज डिस्कवरी, एंड सेकंड बिकॉज जनरल कुड रिक्वायर हिज सर्विसेज एट एनी टाइम. इस वजह से उसको होल्ड बैक कर लिया यहां पर. ठीक है, सदाओ को बाहर नहीं भेजा गया. सदाओ एंड हैना, और बहुत ही प्यारा पार्ट है इस लेसन का. सदाओ और हैना की जो स्टोरी है, इनकी प्यारी सी स्टोरी इसमें बताई गई है. देखते हैं जरा उसको. सदाओ वॉच्ड मिस्ट्स अराउंड द आइलैंड नियर द शोर. तो ये अपनी बालकनी में खड़े थे सदाओ, और वहां पर ये इनके सामने ही जो आइलैंड था उसके आसपास जो धुंध हो रही थी उसको देख रहे थे. हैना वियरिंग किमोनो, हैना वियरिंग हावरी ओवर किमोनो ओपन द डोर. हैना पीछे से आती है, जिन्होंने क्या पहना हुआ था? हावरी पहना हुआ था. तो आप लोग देखते हो ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस, इसको हावरी बोला जाता है बेसिकली. स्पेशली ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, इसको हावरी बोला जाता है. जो कोट ऊपर इन्होंने पहना हुआ है, इसको हावरी बोलते हैं. और जो नीचे लंबी सी स्कर्ट आप देखते हो, इसको किमोनो बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस ये मान लो. तो ये ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहन के बाहर बालकनी में जहां पर सदाओ खड़े थे वहीं पर आए, एंड पुट एन आर्म थ्रू सदाओ लविंगली. सदाओ के मतलब सदाओ के कंधे पे बड़े प्यार से अपना हाथ रख लिया, है ना. हस्बैंड वाइफ है दोनों, अच्छे से लगा हुआ दोनों के बीच में. सदाओ रिमेन स्टे इन अमेरिका. सदाओ इस वक्त पर याद करते हैं कि ये जो अमेरिका में थे, जहां पर ये मिले थे हैना से, उस समय को याद करते हैं. होता क्या है वहां? तो ही मेट हैना एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस हु वाज काइंड टू फॉरेन स्टूडेंट्स, लाइक्ड हर एट फर्स्ट साइट, रिगार्डेड फादर्स फीलिंग्स, वेटेड टू फॉल इन लव टिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज. किस्सा बताते हैं सदाओ ये कि मैं जब वहां पर अमेरिका में गया, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक दिन एक पार्टी पे इनवाइट करा. ये जो प्रोफेसर थे और इनकी बीवी जो थी, बहुत ज्यादा बोलते थे, ऐसा लिखा हुआ है राइट इस चैप्टर में आपके. तो सदाओ जाना नहीं चाहते थे इस पार्टी में, लेकिन फिर भी ही इवेंचुअली ही वेंट. वो गए असल में इस पार्टी में, और वहां पर उनको दिखी हैना, एंड ही फेल फॉर हर द फर्स्ट टाइम ही सॉ हर. पहली बार जब इन्होंने हैना को देखा तो इनको पहली नजर में उनसे प्यार हो गया. हालांकि ही वेटेड, ये अपने पिताजी का बहुत रिगार्ड करते थे, और पिताजी की ये जरूरी इच्छा थी कि अगर कोई भी इंसान ऐसा है, अगर जिस भी इंसान से शादी करेंगे सदाओ, वो प्योर जापानीज रेस का होना चाहिए. ये इच्छा थी पिताजी की. इस बात का ध्यान रखते हुए सदाओ ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करा, और तब तक ही डिड नॉट फॉल, जब तक कि उसको कंफर्म नहीं हो गया कि ये जापानीज है.
तो उन्होंने अपने पिताजी की जो इच्छा थी उसको भी पूरा आगे रखते हुए उसके बाद वो आगे बढ़े। बट एक बड़ी प्यारी सी लाइन है इस लेसन में जो विच टच्ड मी रियली। वो लाइन ये है कि जब इस हैना को देखते हैं पहली बार तो ही सेड आई वुड फॉल फॉर हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, कि मैं इस लेडी से बहुत प्यार करूंगा अगर ये मुमकिन हो पाया। तो कितनी प्यारी सी भावना है। बहुत सारे लोग ना जबरदस्ती करते हैं, थोपते हैं अपने आप को लोगों के ऊपर, फॉलो करते हैं, परेशान करते हैं अगर उनको कोई पसंद आता है। लेकिन यहां पर कितनी प्यारी सी बात इन्होंने बोली डॉक्टर सदाव ने कि आई वुड फॉल फॉर हर, मैं इनसे बहुत प्यार करूंगा इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये मुमकिन हो पाया। मतलब अगर सब सिचुएशन ऐसी बनी तो इट शोज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ डिवोशन। कितना प्यार और रिस्पेक्ट और डिवोशन दिखता है इसके अंदर, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। आगे चलते हैं चलिए। सदाव एंड हैना's मैरिज, अब फाइनली इनकी शादी कैसे होती है? तो जब ये ऑन रिटर्न, जब वहां से लौटे दोनों, तो सदाव सीक्स फादर्स अप्रूवल फॉर मैरिज, मैरिड हैना आफ्टर परमिशन, मैरिज वाज अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन ओल्ड जापानीज स्टाइल, कपल लव्ड ईच अदर डियरली। अब बताया गया जब ये वहां से वापस लौटे तो इन्होंने शादी करी हैना से। पहले शादी करने से पहले उन्होंने अपने पिताजी की परमिशन मांगी, अप्रूवल मांगा कि पिताजी क्या मैं इससे शादी कर सकता हूं। पिताजी ने जब हाँ बोल दिया तब परमिशन लेने के बाद इन्होंने पूरे जापानीज ट्रेडिशंस के हिसाब से शादी करी। और ये दिस कपल लव्ड ईच अदर डियरली, ये बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत ही प्यारी बात है ना। नेक्स्ट, अब आता है कहानी में पहला मेजर ट्विस्ट। ठीक है, मतलब पहला हिट जो देता है ना कहानी, आपको ये देता है कि उस बालकनी पे खड़े थे और इस टाइम के बारे में सोच रहे थे दोनों, है ना, ऐसे हाथ रखा हुआ था हैना ने सदाव के ऊपर और दोनों उस टाइम को रिमिनिस कर रहे थे। तभी इन्होंने धुंध में, सामने जो फॉग था, समुद्र तट पे इनका घर था, बिल्कुल याद रखिए, तो वहां जो समुद्र तट था, किनारा था समुद्र का, वहां पर धुंध थी पूरी में, उसमें इनको एक फिगर दिखाई दिया ऐसा, जो कि बिल्कुल लड़खड़ाकर ऐसे ऐसे लड़खड़ाकर चल रहा था। मतलब किसी तरह ऐसा लग रहा था कोई चीज हिलते हुलाते लड़खड़ाते हुए चल रही है। एंड कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि वो जमीन पे गिर गया यूं। ठीक है, देखते हैं अभी। बोथ सदाव एंड हैना लीन्ड ओवर वरांडा रेलिंग ओवरलुकिंग द बीच, नोटिस्ड समथिंग ब्लैक बीइंग वॉश्ड ashore, realized that it's a man staggering on the shore. Staggering मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना। Thought it to be a fisherman, ran down to the beach, noticed a wounded unconscious man. समझ में आ गया होगा आई होप यहां तक। होता क्या है कि ये देखते हैं वहां पे बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ खड़े हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है टाइम, और एकदम से धुंध में देखते हैं जैसे कि एक कुछ ब्लैक सी चीज जो है ना वो आकर गिरी है यहां पर। और फिर इनको देखते देखते रियलाइज होता है कि ये तो एक इंसान है जो कि लड़खड़ा कर चल रहा है। इनको लगा कि आसपास बहुत सारी जगह हो सकता है कहीं का कोई फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा कोई। तो ये दौड़कर नीचे जाते हैं और वहां पर जाके इनको पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा वुंडेड मतलब जख्मी, जिसको घाव हो चुका हो, ऐसा वुंडेड और अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश, ये वहां पड़ा हुआ था इंसान रेत के ऊपर। देखते हैं इसको। A closer look to confirm identity। अब डॉक्टर सदाव इसको ध्यान से जब देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनको इसके ऊपर जो कैप होती है ना, जिसपे थोड़े इसके जो लेटर्स हैं कैप पे वो मिटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी पता चल जाता है उनको, उस पे लिखा होता है यूएस नेवी। तो समझ में आता है डॉक्टर सदाव को कि एक अमेरिकन पीओडब्ल्यू है। पीओडब्ल्यू का मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वॉर, वॉर का बंदी। तो अमेरिका का कोई बंदी था जिसको जापान ने बंदी बनाया हुआ था, माफ करिए, अमेरिका कोई सोल्जर था जिसको जापान ने वॉर के टाइम पे अपना बंदी बनाया हुआ था, और ये एस्केप करके भाग के निकल चुका था, ऐसा था बेसिकली। सीरियसली वुंडेड एंड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बुरी खतरनाक तरीके से घाव था इसको, यानी कि घायल था और खून बह रहा था इसका बहुत सारा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। सफर्ड अ गन वुंड। एग्जामिन करने के बाद सदाव साहब को पता चला कि इसको एक गन वुंड लगी थी, जो कि काफी पहले थी। वो ब्लैक पोर्शन था यहाँ बैक पर इसके, जो कि वो गन वुंड ढक भी चुकी थी, लेकिन क्योंकि ये जिस जगह से आया था वहां पर समुद्र में बहुत सारे नुकीले पत्थर थे, तो किसी पत्थर ने उस घाव को दोबारा से हरा कर दिया था और बहुत ज्यादा खून बह रहा था इसलिए। Sadav propped the wound, stopped the bleeding by packing the wound with sea moss. Americans' condition too pathetic to be thrown back into the sea. ठीक है, अब सदाव जो है ना इस वुंड को, इस घाव को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं। बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, इसलिए वो क्या करते हैं, वहीं पर पड़ी हुई समुद्री घास से इस घाव को ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। खून नहीं बहना चाहिए ऐसा बोलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खून ना बहे इसलिए इसको ढक देते हैं सीमोस से, समुद्री घास। सीमोस मतलब समुद्री घास। अब अमेरिकन की कंडीशन डॉक्टर साहब को समझ में आई देख के कि अगर इसका तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया, इलाज नहीं किया गया इसका, तो ये मर जाएगा। इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसको ऑपरेट करने की जरूरत थी, इसका इलाज करने की जरूरत थी। लेकिन दोनों मियां बीबी के बीच में ये संशय था इस वक्त कि भाई हम एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प कैसे कर दें, रिस्क था बहुत बड़ा। तो इनकी बीवी कहती है सदाव की कि तुम इसको पानी में फेंक दो वापस, हमारे लिए अच्छा यही होगा। सदाव कहता है हाँ सही तो बात यही है कि पानी में फेंक दो इसको, सही तो वही होगा।
लेकिन मैं नहीं फेंक सकता हूं, सदाओ की बीवी भी नहीं फेंक सकती है, सदाओ भी नहीं फेंक सकता है, तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, दोनों का जिस दिस शोज है कंपैशनेट नेचर, इनका दया भावना दिखाता है वो, ठीक है। तो ये इससे समझ में आता है कि अच्छा सदाम का डायलेमा ये इंपॉर्टेंट है, वही जो मैं भी बात कर रहा था, शेल्टरिंग अ पीओडब्ल्यू रिस्की कुड लैंड देम इनटू जेल इफ हैंडेड ओवर एज अ प्रिजनर, द मैन वुड सर्टेनली डाई। Okay. Thought of throwing him back into the sea, but couldn't do it because he was wounded. Afraid of detection by servants, decided to assure them of the intention of handing him over to the police. Humaneness and the doctor's sense of duty made them bring the skeletal man home. Okay. अब इनका डायलेमा क्या है कि इस इंसान को अगर हम रखेंगे घर पे, प्रिजनर ऑफ वॉर को घर पे रखेंगे, शेल्टरिंग मतलब उसको घर देंगे अगर हम अपना रहने के लिए, उसकी वजह से वो जेल जा सकते हैं। अगर पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं तो ये मर जाएगा पक्का। ये डायलेमा था कि मरने कैसे दूं डॉक्टर होते हुए। ओके, ये जो थॉट है इसको फेंकने की, ये आई इनको, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि वो घायल था। डॉक्टर सदाव ये बोलते हैं इफ दिस मैन वाज ओनली होल, अगर ये इंसान बिल्कुल ठीक होता, इफ दिस मैन वाज होल, होल बोलते हैं होल, अगर ये इंसान कंप्लीट होता यानी कि ठीक होता, बिल्कुल हेल्दी होता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको पुलिस को देने में। लेकिन अब जब ये घायल है तो मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ये रीजन देते हैं वो पुलिस को ना हैंड ओवर करने का। ओके, अब उनको ये भी डर है कि अगर इसको घर ले जाएंगे तो हमारे जो घर के सर्वेंट्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे, पता चल जाएगा उनको कि अमेरिका का आदमी यहां पर है, रंग से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सोचते हैं उनको ये बताएंगे हम कि भाई हमने इसको अभी इसलिए यहां पर रखा है क्योंकि घायल था, अब इसका इलाज करके इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे हम, हमारा अल्टीमेट गोल पुलिस को हैंड ओवर करना है, ठीक है। ह्यूमननेस और डॉक्टर सेंस ऑफ ड्यूटी, इनकी इंसानियत की वजह से, और क्योंकि डॉक्टर साहब के मन में एक सेंस ऑफ ड्यूटी था, अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत कमिटेड थे, एक डॉक्टरी को लेकर बहुत कमिटेड थे, इसलिए उन्होंने इसको अपने घर पे शरण दी और लेके आगे उसको अपने घर पे। स्केलेटल मैन बोला, स्केटल मतलब थिन, बहुत ही पतला, कमजोर, ठीक है। ओके, अब घर पे जब पहुंचे तो सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था देखते हैं, चलिए। Servants frightened disapproved of master's action of helping the white man. The old gardener feared that if the master healed the American, the gun and the sea would take revenge on them. Yumi, the governess, refused to watch the white man. The assurance of handing over the POW to police failed to convince servants. देखते हैं, चलिए। सर्वेंट्स ने जब देखा कि उनके घर में एक अमेरिकन सोल्जर को पनाह दी गई है इनके मालिक के द्वारा, तो वो थोड़े डर गए, फ्राइटन हो गए। उन्होंने अब मास्टर के इस एक्शन को बिल्कुल भी सही नहीं माना, डिस्प्रूव किया, मतलब बिल्कुल गलत माना इसको कि व्हाइट मैन की मदद नहीं करनी चाहिए तुमको, एक हमारे दुश्मन की मदद तुमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट जो इनका गार्डनर था वो तो बहुत ही सुपरस्टिशियस भी था, अंधविश्वासी था। उसने बोला कि भैया अगर तुम इस इंसान को ठीक कर दोगे तो जिस गन से, जापानी गन से इसको गोली लगी है और जिस समुद्र की वजह से इसको चोट लगी है जो कि जापानी है, वो दोनों तुमसे बदला लेंगे। अंधविश्वास की बात कर दी फालतू की, ठीक है। साथ साथ इनकी जो गवर्नेंस थी यूमी, गवर्नेंस मतलब जो इनके घर में एक सर्वेंट का काम करती थी और इनके बच्चे का ध्यान रखती थी। बेसिकली इनका एक बेबी था जो कि बिल्कुल छोटा था अभी, उसका जो ध्यान रखती थी, गवर्नेंस बेसिकली उसको बोलते हैं ना, नानी। हाँ, तो जो नानी थी यूमी, उसको जब बोला गया कि तुम इस इंसान को साफ कर दो, इसका जो घाव है उसको साफ कर दो एक बार, क्योंकि खून में लथपथ था और इसको जब लिटाया गया तो साफ करने की जरूरत थी इलाज करने से पहले, तो उसने मना कर दिया। इसके बावजूद कि जबकि ये जो हैना है इसने ये बोला कि भाई देखो हम इसको ठीक करके पुलिस को हैंडओवर कर देंगे, इसके बावजूद भी उसने मना कर दिया कि मैं अमेरिकन को कभी हाथ नहीं लगाया मैंने, ना मैं लगाऊंगी, मेरा आई हैव नो बिजनेस विद देम। तो हैना ने गुस्से में आके बोल दिया कि ठीक है जो तुम्हारा काम है तुम वही करो, और वो चली गई वहां से बच्चे का ध्यान रखने के लिए। आगे देखते हैं फिर क्या होता है भाई। Hannah watched the man. The POW nursed by Hannah with mixed feelings. अब क्या हुआ, हैना गुस्से में आ गई बहुत और इसने गुस्से में खुद ही इस प्रिजनर ऑफ वॉर को साफ करना शुरू कर दिया, है ना, इसको एक बार क्लीन करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले इसने एक जगह बोला लेसन में कि आई डिड नॉट वांट टू बी इन द सेम रूम एज दिस गाय अलोन, ये अमेरिकन जिस रूम में है उस रूम में मैं अकेला नहीं रहना चाहती इसके साथ, ऐसा इसने बोला और अनकंफर्टेबल था इसके लिए। लेकिन गुस्से में इसने क्या करा, उस रूम में अकेले होते हुए भी इसने अच्छे से साफ कर दिया उसको। डिसलाइक्ड हिम येट कुडंट बी क्रूअल, cleanse the upper body thoroughly, did not turn over for fear of disturbing wound. अब ये बताती है बेसिकली, यहाँ बताया जाता है आपको कि इसको, ये जो हैना है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था अमेरिकन, है ना, नेचुरली एक हेट्रेड होता है, बिल्कुल ही पसंद है इसको, लेकिन इसके बावजूद ये उसके साथ क्रूअल नहीं हो पाई, मतलब उसका घाव जो उसको अच्छे से सफाई करी, जो भी उसके लिए जरूरी था वो करना पड़ा इसको, लेकिन इसके साथ बड़ा दुष्ट व्यवहार नहीं कर पाई, बुरा व्यवहार नहीं कर पाई, क्रूअल नहीं हो पाई इसके लिए। इसकी अपर बॉडी अच्छे से क्लीन करी, लेकिन इसको टर्न ओवर नहीं किया इस डर में कि कहीं इसका जो घाव है वो फिर से ना खुल जाए, जो घाव अभी बंद हो चुका था, खून ना बह जाए फिर से। द सर्जन एंड हिज एफिशिएंसी। अब आते हैं डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ ने डिसाइड किया इस इंसान को ऑपरेट करने का, क्योंकि ऑपरेशन नहीं करते तो मर जाता। Got ready with surgeon's emergency bag and coat, instruments placed on alcove, Hannah assisted through, had never seen an operation.
told Hannah to bring towels. If needed, Hannah might have to give anesthesia. Hannah felt hurt on finding mat covered with blood. Dr. Sadao, unmindful, lost in operation. अब डॉक्टर सदाव ने इसकी कंडीशन को देखते हुए यह डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। साथ साथ उन्होंने बात हैना को भी बताई कि अगर मैंने इसका ऑपरेशन किया तो शायद ये बच जाए, लेकिन अगर मैंने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये पक्का नहीं बचेगा, मतलब कोई चांस नहीं है इसका बचने का। अगर ऑपरेशन ना करो तो ऑपरेशन तो भी करना जरूरी है, और हो सकता है उसके बाद भी कुछ फायदा ना हो, मर जाए तब भी। ठीक है, तो ये अपना सामान रेडी करते हैं, सर्जन का इमरजेंसी बैग और कोट पहन के आते हैं, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वहीं पर एक एल्को आप मान सकते हो, एक जगह बस है सामान रखने की जगह, वहां पर रखते हैं। और हैना ने असिस्ट किया इनको इस ऑपरेशन में, हैना इनको इस ऑपरेशन में हेल्प करती है, हालांकि हैना ने इससे पहले कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। टोल्ड हैना टू ब्रिंग टॉवल्स, इन्होंने हैना को बोला कि टॉवल्स लेके आ जाओ फटाफट से कुछ। ओके, हैना फेल्ट, अच्छा, और ये भी बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो तुमको इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया क्या होता है? जब भी किसी इंसान को बहुत दर्द तकलीफ हो तो बेहोश करने के लिए दिया जाता है। बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो तुमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, वो सिर्फ उसको डुबोना है और उसके नाक के पास लगाना है। हैना फेल्ट हर्ट ऑन फाइंडिंग मैट कवर्ड विद ब्लड। हैना ने नोटिस किया कि इसी समय पर कि जो पूरा मैट है जहां पर रखा हुआ था अमेरिकन सोल्जर, घाव होता था इसका बहुत, वो घाव से पूरा खून बहकर मैट पे गिर गया है, उसको दुख सा हुआ इस बात का। लेकिन डॉक्टर सदाव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऑपरेशन में डूबे हुए थे, अपने काम में डूबे हुए थे। और इस चीज की इस बिहेवियर की आदत थी हैना को, जब वो काम में डूबे होते थे तो काम में डूबे होते थे। और सीखना चाहिए आपको भी ये, जब आप काम कर रहे हो ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप उसमें ऐसे डूबे होने चाहिए कि कोई कुछ बोले समझ सुना ही ना दे, मतलब ऐसा होना चाहिए। Anyway, Hannah used to such single-minded devotion. Hannah, uncomfortable at the sight of bleeding wound, ran out to vomit. अब क्या होता है ये आपको बता चुका हूं कि हैना ऐसा सिंगल माइंडेड डिवोशन जो डॉक्टर साहब का था, अपने काम कर रही थी, उसके लिए यूज टू थी, आदत थी उसको। लेकिन जब ये घाव से खून निकल रहा था ऐसे, तो हैना को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और वो एकदम से वॉमिट करने के लिए, उल्टी करने के लिए बाहर गई। मैन इन ग्रेट पेन, इस समय पर इंसान बहुत दर्द तकलीफ में था। हैना केम बैक, गिव्स द पेशेंट एनेस्थीसिया। ये इंसान जब दर्द से कराह रहा था और बाहर हैना उल्टी कर रही थी, तब भी इसको सुनाई दे रही थी कि इंसान दर्द में कराह रहा है बहुत। ऑपरेशन में दर्द तकलीफ होती है ना, तो उस दर्द तकलीफ इतनी कंपैशनेट थी, दया भावना भरी हुई थी इसके मन में हैना की, कि वापस आई, उल्टी हो रही है, तबियत खराब है, उसके बावजूद ही वापस आई उसको एनेस्थीसिया देने के लिए कि इसका दर्द से राहत मिल जाए। ठीक है, हैना had apprehension of the man being tortured. Meanwhile, bullet talked taken out with precision. हैना ने यह भी नोटिस किया जब एनेस्थीसिया दे रही थी कि इसके कान के पास ना कुछ निशान थे 2-3, और इसको डर था कि कहीं इसके साथ टॉर्चर ना किया गया हो हैना को। हालांकि वो निशान बता रहे थे कि टॉर्चर हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर दी कि इसके साथ टॉर्चर ना हो, मतलब चाहे दुश्मनी सही लेकिन इसके साथ बुरा ना हुआ हो, ऐसी होप कर रही थी हैना। मतलब दिस शोज द ग्रैंडियर ऑफ द हार्ट, जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट दिखाता है। एनीवे, इसी समय पर एकदम से डॉक्टर साहब जब ढूंढ रहे थे उस बुलेट को, तो उनको एकदम से उनका इंस्ट्रूमेंट हिट करता है, आवाज आती है, स्ट्राइकिंग साउंड आती है, और वो एकदम से बुलेट ढूंढ पाते हैं, बुलेट निकाल देते हैं बाहर। डॉक्टर सदाव इसी समय पर अमेरिकन एक प्रोफेसर के शब्द याद करते हैं। क्या शब्द थे? सर्जन मस्ट नो द पेशेंट्स बॉडी फुली, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी अ कार्डिनल सिन, ऑपरेटिंग विदाउट नॉलेज ऑफ बॉडी अ मर्डर। तो सदाव साहब ये याद करते हैं डॉक्टर साहब की बात कि उनको अमेरिका के एक प्रोफेसर ने कुछ बातें बोली थी। सबसे पहले तो ये कि सर्जन की, जो ऑपरेट कर रहा है डॉक्टर, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको पेशेंट की पूरी बॉडी की जानकारी होनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी जो है ना उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्डिनल सिन, इस जानकारी में अगर वो कुछ भी इग्नोर करते हैं ह्यूमन बॉडी की तो ये कार्डिनल सिन है। कार्डिनल मतलब फंडामेंटल, गुनाह है, पाप है ये एक। और साथ साथ यही बोलते हैं कि अगर कोई इंसान बिना जानकारी के, नॉलेज के ऑपरेट कर रहा है तो ये एक मर्डर होगा, मर्डर। अगर वो कुछ भी हो जाए उसको, अगर कोई डॉक्टर किसी इंसान के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है, पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है और उसको जानकारी नहीं है पूरी, तो ये एक मर्डर करने के बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए। द यंग मैन, अब ऑपरेशन हो गया, कुछ दिन बाद जब ये रहा, रेस्ट किया गया, कुछ दिन बाद इसको होश आया। कैसे होता है देखिए वो। यंग मैन सर्व्ड बाय हैना बिकॉज सर्वेंट्स रिफ्यूज टू एंटर, इसकी सेवा जो कर रही थी वो हैना कर रही थी क्योंकि सर्वेंट ने मना कर दिया था वहां आने के लिए। हैना टोल्ड हिम स्टे इन अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। POW not liked by Hannah, yet she comforted him. POW progressed steadily, sat up after third day of operation, advised to lie down by the doctor. ठीक है, अब देखते हैं चलिए यहां तक क्या हुआ है। तो भाई ये जो आदमी था, इसको सर्व कर रही थी, इसकी सेवा कर रही थी, जो भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी होश में नहीं आया था, इसके बावजूद भी जब कोई बेड पे होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो जरूरत होती है ना उसकी, वो सब सेवा इसकी, वो जो भी जरूरत थी इसको वो पूरा कर रही थी हैना। हैना ने अब जैसे ही इसको होश आया, लगभग तीसरे दिन बाद इसको होश आया ऑपरेशन के, तब एकदम से जैसे इसने हैना को देखा तो वो डर गया एकदम से बहुत ज्यादा कि मैं कहां हूं, जापानी घर में हूं, जापानी लोग मेरे साथ में हैं। तो हैना ने इसको, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी कोई गलती नहीं थी, शी सेड आई एम सॉरी, एकदम से इसको आई एम सॉरी बोला, कंफर्ट, इसको थोड़ा सा आराम, दिलासा देने के लिए कि तुम रिस्क पे नहीं हो, चिंता की कोई बात नहीं है, इसको कंफर्ट किया। ठीक है, हालांकि वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसके बावजूद भी सच वाज द काइंड नेचर ऑफ हैना कि हैना ने इसको कंफर्ट किया।
उसके बाद ये भी बताया कि भाई मैं कुछ समय तक अमेरिका में थी इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। इसने इंग्लिश बोली, इस इंग्लिश में बातचीत करी इससे, प्रिजनर ऑफ वॉर से, तो उसको लगा कि तुमको इंग्लिश कैसे आती है, तो उसने बताया कि मैं कुछ समय तक अमेरिका में पढ़ी लिखी थी, इस वजह से मुझे आती है इंग्लिश। ठीक है, ओके। अब धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस जो है आगे अच्छे से होने लगी, जल्दी रिकवर करने लगा। सेट अप आफ्टर थर्ड डे ऑफ ऑपरेशन, एडवाइस टू लाई डाउन बाय द डॉक्टर। तीसरे दिन ये खड़ा बैठ, तीसरे दिन सॉरी होश जल्दी आ गया था, माफ करिए, तीसरे दिन ये बैठ ही गया उठ के। जब ये बैठ गया और डॉक्टर सदाव ने एंटर किया एकदम से, तो बोला कि तुम मरना चाहते हो क्या, लेटो, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बैठना मत। इसको लेटने के लिए बोला डॉक्टर साहब ने। द अमेरिकन वरीड अबाउट द फ्यूचर, साथ साथ बड़ा चिंतित था अपने फ्यूचर को लेके। आस्क्स डॉक्टर इफ ही वुड बी हैंडेड ओवर टू पुलिस, द डॉक्टर नॉन कमिटल। ये डॉक्टर साहब से सीधे अक्षर में पूछ लेता है डॉक्टर सदाव से कि क्या आप मुझे पुलिस को हैंड ओवर कर दोगे। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने हाँ बोला ना उन्होंने ना बोला। द सर्विस डिजर्शन आफ्टर, अब आता है एक ऐसा पॉइंट जब सर्वेंट चले आते हैं घर के। देखिए कैसा होता है। सर्वेंट्स क्रिटिकल ऑफ मास्टर्स काइंड एक्शन, कंसिडर देयर स्टे इन अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वांट मास्टर टू हैंड ओवर पीडब्ल्यू टू पुलिस, क्रिटिसाइज द मास्टर्स विद इन हैनाज हियरिंग, डिसाइडेड टू डिजर्ट द मास्टर ऑन द 7th डे। होता क्या है भाई, सर्वेंट जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा गलत लगता है कि उनके मास्टर, उनके मालिक एक अमेरिकन की मदद कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, उनको लगता था कि मालिक जो मदद कर रहे हैं ना अमेरिकन की, उसका कारण यह है कि खुद अमेरिकन रहे हैं कुछ टाइम, इनको अब जो है थोड़ी सी बॉन्डिंग होगी इनके अमेरिकन के साथ, हमदर्दी होगी इनको अमेरिकन के साथ। तीसरा, वो चाहते थे कि ये जो उनका मालिक है तुरंत पुलिस को हैंड ओवर कर दे मालिक इस प्रिजनर ऑफ वॉर को। ऐसा हुआ नहीं, इस वजह से उन्होंने अपने मालिक की बुराई करी, और बुराई इस कदर करी कि हैना के कानों में पड़े बात, हैना सुन पाए इस बात को, उसके सुनते हुए बुराई करी। और 7 दिन बाद, 7th डे, जिस दिन ये आया था प्रिजनर ऑफ वॉर, उसके 7वें दिन ये छोड़ देते हैं सारे घर, और घर छोड़ के चले जाते हैं वहां से। ठीक है, हैना जो थी वो इतनी दयालु थी कि वो इनको सबको पैसे देती है, इनकी जो सैलरी बनती है वो इनको देके रवाना करती है। द पेशेंट टॉम इंप्रूव्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंप्रूव करता है। द डॉक्टर टाइप्ड लेटर फॉर पुलिस अबाउट टॉम। इसी दिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने स्टडी रूम में जाते हैं और वहां पर एक लेटर लिखते हैं जो कि पुलिस को एड्रेस होता है, पूरा टॉम के बारे में उसमें लिख रहे होते हैं, कैसे टॉम एक प्रिजनर ऑफ वॉर वॉश होकर आ गया था इनके घर के सामने, और ये उसको घर में ले आते हैं अपने उसका इलाज करने के लिए, ताकि आगे लिखने वाले थे लेकिन आधा लेटर छोड़ देते हैं और उसको वहीं लेटर के अंदर, ड्रॉर के अंदर लेटर को डाल देते हैं। अब क्या होता है भाई, इसी समय पर एकदम से घर के अंदर कोई आदमी आता है, और ये आदमी एकदम से हैना को दिखता है, हैना को लग जाता है डर एकदम से। ये था मैसेंजर जनरल साहब का। जनरल साहब का मैसेंजर को देख के हैना को जैसे ही डर लगता है, उसको लगता है कि भाई हम पकड़े गए, शायद किसी सर्वेंट ने बाहर जाके बता दिया है ये बात कि हम प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर पे रख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं उसका। उसका चेहरा उतर जाता है, वो एकदम से सीधा डॉक्टर सदाव जो है उसके रूम में जाती है जहां वो अपना काम कर रहे होते हैं, और इशारा करती है बस कि देखो कोई आया है, मैसेंजर आया जनरल साहब का, ऐसा इशारा कर देती है। सदाओ देखते हैं, उसका भी रंग उतर जाता है। फिर क्या होता है देखते हैं। हैना नोटिस्ड मैसेंजर इन यूनिफॉर्म एट द डोर। यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर को देखती है। फियर्ड सर्वेंट्स हैड इन्फॉर्म्ड पुलिस बट शी वाज रॉन्ग। डॉक्टर इन्फॉर्म्ड द ओल्ड जनरल वाज इन पेन अगेन। द डॉक्टर टोल्ड द जनरल एवरीथिंग। अब इस पॉइंट पे जब चेहरा उतरता है इसका, तो एकदम से मैसेंजर बोलता है कि डॉक्टर साहब की, ये जो जनरल साहब है उनकी तबियत खराब है, वो दर्द तकलीफ में, तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से चलो। तो डॉक्टर सदाव तुरंत चलते हैं, हालांकि वो थोड़ा रिलीव्ड होते हैं कि शुक्र है जनरल की तबियत ठीक, मतलब जनरल की तबियत खराब है, ये मैटर पीओडब्ल्यू वाला लीक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जाते हैं जनरल के पास, जाते हैं और जनरल को सारी बात बता देते हैं पूरी। ठीक है, जनरल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू फिनिश, POW, फिनिश की स्पेलिंग फिनिश होना चाहिए, फिनिश नहीं होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। एश्योर्ड रिमूवल ऑफ डेड बॉडी ऑल्सो। डॉक्टर डिसाइडेड नॉट टू टेल एनीथिंग टू हैना अबाउट, ठीक है, अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर, यहां पे भी गलत है थोड़ा सा, माफ करिए। कंसिडर्ड सच असैसिन्स नेसेसरी इन एन एब्सोल्यूट स्टेट लाइक जापान। ओके, अब डॉक्टर साहब जब जनरल साहब के पास जाते हैं ना, डॉक्टर सदाओ, तो इनको पूरी बात बता देते हैं। जनरल साहब इनको बोलते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तुम अपने घर पे उसको ऐसी जगह लिटा देना जहां पर दरवाजा खुल जाता हो, बाहर वाली जगह पर लिटाना बेसिकली इस POW को, और मैं वहां पर अपने प्राइवेट असैसिन्स, प्राइवेट किलर्स को भेज दूंगा। वो ना सिर्फ उसको मार देंगे जान से, बल्कि उसकी बॉडी भी ठिकाने लगा देंगे। तुम्हारी टेंशन की बात नहीं होगी तुम्हें कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी और तुमको चिंता मत करो। तो डॉक्टर साहब ने हाँ भर दी इस बात पे। जब अपने घर लौटे वापस, तो ये सोचा कि बीवी को नहीं बताऊंगा अपनी कि हमारे घर में किलर्स आने वाले हैं उसको मारने के लिए,
वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है, उनको लगा, साथ साथ अपने आप को रीजन देने लगे इस चीज का कि किलर्स एक एब्सोल्यूट स्टेट में, जैसे कि जापान है, एब्सोल्यूट मतलब जहां पर एक इंसान की बात चलती हो, जैसे आर्मी का कंट्रोल था जापान के ऊपर, ठीक है, राजा का कंट्रोल था, ऐसा मान सकते हो। तो जहां पर एक अथॉरिटी की चलती हो, वहां पर बोला कि किलर्स की जरूरत होती है। अगर कोई आवाज उठा रहा है ऐसे राजा वाजा के खिलाफ, एक पावर के खिलाफ, तो उसको दबाने की जरूरत पड़ती है, और उसको दबाने के लिए चाहिए किलर्स। इसलिए एक एब्सोल्यूट स्टेट में जोरी होते हैं किलर्स, अपने आप को लॉजिक दिया इन्होंने। अब क्या होता है भाई, वो रात आती है जिस दिन आने वाले थे किलर्स। Kind-hearted doctor had sleepless night. Imagined rustling sound of assassins approaching. Approaching होगा यहां. Found Tom in his room in the morning. Spent 2 more sleepless nights. No sign of assassins. होता क्या है कि डॉक्टर साहब पहली रात जिस दिन assassins आने वाले थे, उस दिन रात भर सोए ही नहीं। इनफैक्ट उनको गार्डन से जैसी कोई आवाज आती, हल्की सी पत्तों की हिलने की आवाज आती, पानी गिरने की आवाज आई, तो उनको लगता शायद घर में कोई आया है किलर, और इस वक्त वो किसी को मार रहा है। क्योंकि इनका मन दया से भरा था, तो बड़ा दुख सा होता था इनको। लेकिन जब ये सुबह अगले दिन गए चेक करने के लिए कि कहीं खत्म मार ही दिया है क्या इन्होंने इसको, टॉम को, इस प्रिजनर ऑफ वॉर का नाम टॉम था बाय द वे, तो ये पाते हैं कि टॉम तो बड़े नींद भर, बहुत ही बढ़िया सुकून की नींद सो रहा है आराम से अपने रूम में। सुकून तो आता है इनको। ऐसे इनकी 2 रातें और कटती हैं बेचैनी में। इनको लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत ही परेशान होते हैं ये, ऐसी 2 रात वेट करते रहते हैं किलर्स का, लेकिन कोई किलर नहीं आता, कोई असैसिन नहीं आता। इनकी 2 रात जब बेचैनी में कटते हैं, तो ये कुछ डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं देखिए, ये डिसाइड करते हैं टू अरेंज फॉर टॉम्स एस्केप। ये सोचते हैं कि यार मैं टॉम को ना आजाद कर देता हूं, इसी तरह यहां से निकाल देता हूं। कैसे देखिए, टॉम एडवाइज टू रो टू लिटिल क्लोज बाय आइलैंड। डॉक्टर गेव हिम हिज ओन स्टाउट बोट, warned not to take help of any boat except the Koreans to go away, gave flashlight with his instructions about how, why, and when to use it, provided with food, water, and clothing. No signal received at the appointed hour. Tom's life was saved again. स्टोरी का कंक्लूजन तब आता है जब आप इस पूरी विडंबना में, इस पूरी जद्दोजहद में डॉक्टर सदाव को यह प्लान बनाते हुए देखते हैं कि यार इस टॉम की जान बचा ली जाए, इसको एस्केप करने में हेल्प करते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने सोचा बहुत हुआ, 3 दिन बाद, 3 रातें हो गई थी ना, पहली रात को भी कोई किलर नहीं आया, अगली 2 रातों को भी नहीं आया, कोई नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको एस्केप कराता हूं। उन्होंने कहा टॉम को कि मैं तुमको ये सलाह दे रहा हूं कि तुम पास में एक आइलैंड है जहां पर मैं रह रहा हूं, उसी के सामने एक आइलैंड है, ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर पहुंच जाओ, अपनी बहुत ही मजबूत स्टाउट बोट, स्टाउट मतलब मजबूत बोट, इसको दे दी। साथ साथ इसको यह बोला कि भाई तुम जब वहां पहुंच जाओ तो और किसी शिप की मदद मत लेना, कोरियन शिप आती है, सिर्फ उसकी मदद लेना एस्केप करने के लिए। इंस्ट्रक्शन दिया उसको प्रॉपर। उसको अपनी फ्लैशलाइट दी, जो कि काफी समय से डॉक्टर सदाव के पास ही थी, पर्सनल फ्लैशलाइट दी, और इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर तुम्हारे पास बाई चांस खाना खत्म हो जाए और तुम तभी भी आइलैंड पे हो, तो शाम को उस समय, जिस समय सूर्यास्त होने वाला होता है, सूर्यास्त होने के बाद नहीं, अंधेरा हो जाए तब नहीं, अंधेरा होने से जस्ट पहले, जब सूर्य जो है होराइजन से नीचे जाने वाला होता है, उस समय मुझे 2 बार फ्लैशलाइट जला देना ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ, मैं समझ जाऊंगा। और फ्लैशलाइट को सूर्यास्त, अंधेरे में मत जलाना, सूर्यास्त होने के बाद मत जलाना वरना पकड़े जाओगे। इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये दिया फ्लैशलाइट को लेके कि अगर तुम्हारे पास खाना वाना हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम आइलैंड पर हो, तो शाम को एक फ्लैशलाइट, एक बारी फ्लैशलाइट मार देना आकाश की तरफ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हारे पास सब चीजें हैं लेकिन तुम वहां पर हो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन दिया। साथ साथ उसको बोट में बैठते हुए उसको खाना, उसको वाटर और उसको जरूरी कपड़े, जापानी कपड़े दे दिए। इनफैक्ट जाते हुए इसका सिर जो है काले कपड़े से भी ढक दिया, क्योंकि इसके बाल जो थे वो ब्लॉन्ड कलर के थे, सफेद कलर के थे, कोई देख के बता सकता था कि अमेरिकन है, वो छुपाने के लिए आइडेंटिटी, और इसको भेज दिया। शाम को वो ध्यान से उन्होंने देखा उस समय, सूर्यास्त के समय पे, कि क्या कोई फ्लैशलाइट जलती है, कोई सिग्नल नहीं आया फ्लैशलाइट का, और जिससे डॉक्टर सदाव को यह समझ में आ गया कि जो ये टॉम है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये बच निकला है। दूसरी बार इन्होंने जीवन बचा लिया था टॉम का। क्यों दूसरी बार? पहली बार तो जब ये मरने वाला था और घर के बाहर पड़ा था ऑपरेशन करके, और दूसरी बार अब जब ये बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन इसको यहां से निकाल दिया क्योंकि यहां पर खतरा बना हुआ था इसके ऊपर, जापानी इसको पकड़ के मार सकते थे। ठीक है, दूसरी बार इन्होंने जान बचा ली थी उसकी, और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे डॉक्टर सदाव इसके लिए। लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अच्छा सॉरी, बिल्कुल हाँ, आखिरी 2 स्लाइड्स बची हुई हैं। जनरल से मिलते हैं फिर ये दोबारा से, और उसको बोलते हैं कि कैसे ये प्रिजनर ऑफ वॉर ना बच निकला।
General had survived another operation. Doctor told he forgot all about assassins. अच्छा बाय द वे स्टार्टिंग में जब मिले था जनरल से तो उसने कहा था ना मैं assassins भेज दूंगा तुम्हारे घर पे, तो उसका कारण ये था कि ये चाहते नहीं थे कि अरेस्ट हो सदाओ। अगर पता चल गया कि सदाओ ने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर पे शेल्टर दिया है तो अरेस्ट हो सकता था ना, जनरल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनका इलाज कौन करता फिर, इसलिए ऑफर दिया था कि मैं assassins भेज दूंगा तुम्हारे घर पे। एनीवे जनरल ने सर्वाइव किया था एक और ऑपरेशन। डॉक्टर टोल्ड द He forgot all about assassins. Both decide to keep everything a secret. Return of servants makes life normal. अब क्या होता है, जनरल साहब से जब ये मिलते हैं तो जनरल साहब को बताते हैं कि असैसिन तो आए ही नहीं घर पे। तो जनरल साहब कन्फाइड करते हैं कि अरे यार मैं ऑपरेशन रिकवर करा था, मैं तो भूल ही गया था, ये काम जो तुमने बताया था तुम्हारे घर पे किलर्स भेजने का, तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। और लेकिन तुमको पता होगा कि मेरी जो अपने देश के प्रति निष्ठा है वो बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी देश के प्रति निष्ठा नहीं है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी मैं कर रहा हूं, अपनी ड्यूटी को इग्नोर कर रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया है, तुमको तो मालूम ही है। ये बात जब इन्होंने बोली तो सदाओ को समझ में आ गया कि ये फंस गए हैं जनरल साहब, अभी कमजोर नर्व्स मिल गए हैं उनको, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस बात को एक सीक्रेट रखा जाए, दफना दिया जाए यहीं पर। ठीक है, ये हुआ, यानी कि जनरल साहब की तरफ से टेंशन फ्री हो गया, अब इनको पकड़े जाने का खतरा नहीं था सदाओ को। घर पे आते हैं तो देखते हैं कि सर्वेंट्स भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि ये प्रिजनर ऑफ वॉर की वजह से हो गए थे और प्रिजनर ऑफ वॉर जा चुका है, तो वो भी वापस आ गए खुशी खुशी, सब नॉर्मल हो गया है घर पे। सदाओ वंडर्ड व्हाई कुडंट किल द टॉम। स्टोरी के आखिर में ये उसी बालकनी पे खड़े होते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इस प्रिजनर ऑफ वॉर को क्यों नहीं मार पाया। ही रिकॉल्ड हिज डेज इन अमेरिका, अपने दिन जो अमेरिका में उनको याद करते हैं। थॉट ऑफ द डल प्रोफेसर एंड हिज सिली टॉकेटिव वाइफ, अपने डल से प्रोफेसर के बारे में सोचते हैं और उनकी जो बहुत ज्यादा बोलने वाली बीवी थी उसके बारे में सोचते हैं। जितने भी लोग मिले थे इनको अमेरिका में उन सबको याद करते हैं। रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी एंड द फेस ऑफ फैट एंड स्टर्न लैंडलेडी, अपने एनाटॉमी के टीचर को भी याद करते हैं। एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिन्होंने सलाह दी थी कि भाई मर्डर होता है ह्यूमन बॉडी से विदाउट नॉलेज ऑपरेट करना, वो टीचर को याद करते हैं। साथ साथ अपनी लैंडलेडी, इनके घर में जो मकान मालकिन थी जो कि काफी सख्त सी थी, उनको भी याद करते हैं। Thought of all the difficulties and miseries he had to face while living in America and the prejudiced behavior of all the Americans. इसी समय पर यह भी याद करते हैं कि कैसे इनके साथ जब ये अमेरिका में रहते तो सब लोगों ने बहुत ही मुश्किल इनको वहां रहने में हुई थी, और क्या सब लोगों का बिहेवियर कैसा था, प्रेजुडिस से भरा, पूर्व धारणा से भरा। जापानियों को अच्छा नहीं माना जाता था वहां, तो जहां पर भी रहे वहां पर लोगों ने अच्छे से बिहेव नहीं करा इनके साथ। ठीक है, ये समय भी याद करते हैं ये, और ये भी याद करते हैं कि कैसे कुछ टाइम तक आप इनकी लैंडलेडी ने इनका ध्यान रखा था जब इनको इन्फ्लुएंजा हो गया था, इनको एक तरह से सर्व किया था, उस चीज को भी याद करते हैं, यानी कि वो अच्छा टाइम शायद इनको याद आता है। और आखिरी में वंडर करते हैं व्हाई ही कुड नॉट किल टॉम द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, कि मैं आखिरकार उसको क्यों नहीं मार पाया, आखिरकार मैं उसको पुलिस को हैंडओवर क्यों नहीं कर पाया। इस सवाल को सोचते हुए, इसके बारे में सोचते हुए वो सोचते रहते हैं। देन दिस लेसन एंड्स, यहां पर ही लेसन खत्म होता है बेसिकली। समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। बहुत ही प्यारा लेसन मुझे लगता है, इसीलिए क्योंकि आपको इंसानियत का सबक देता है, ये इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। हम सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हमारी ड्यूटीज होती हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, फैमिली के प्रति, लेकिन इंसानियत से बड़ी कोई ड्यूटी नहीं होती है, जो कि हम सिखाते हैं डॉक्टर सदाओ। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। स्टार्टिंग में डायलेमा होता है ना कि इसकी एज अ डॉक्टर मदद करूं या एज अ नेशनल जापानी नेशनल मैं इसको पुलिस को हैंडओवर कर दूं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। एज अ डॉक्टर इसकी मदद करते हैं, जो कि यूनिवर्सल चीज है, और सब चीजें इसके बाद आती हैं। ये आप लोगों ने आई होप सीखा होगा। मैसेज क्या है, द एनिमी हाइलाइट्स द ह्यूमैनिटी, ये हाईलाइट करता है कि ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड करती है सारी बाउंड्रीज को, एंड दैट मॉरल करेज ऑफन डिमांड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो दो चीजें, एक तो ये कि ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड बाउंड्रीज, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होती है, सारी बाउंड्री से, सब चीजों से, सारे जो ड्यूटीज होती हैं किसी की, सबसे ऊपर क्या होती है, ह्यूमैनिटी। और दूसरी चीज जो सिखाती है वो ये कि करेज अक्सर मॉरल करेज ऑफन डिमांड्स, मॉरल करेज अगर किसी को बहादुरी दिखानी है तो अक्सर डिफिकल्ट टाइम्स में, डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़े रहना पड़ेगा, जो आपको सही लग रहा है उसके साथ। ये दोनों चीजें आप सीखते हैं, इससे क्लियर होगा आई होप। आप चलते हैं, चलो ये बच्चा पार्टी आगे वो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे इसी साल, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड। No, Hannah said, but if you can do it alone. Sadao hesitated again. The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded, हाँ ये बात। Complete the sentence appropriately. The dilemma faced by the couple was, क्या dilemma face कर रहा था couple, ये बताना है आप लोगों को इस जगह पर। क्या dilemma था? Simple था, whether you treat him because he is wounded or to hand him over to police, ये सिंपल डायलेमा था। और स्पेसिफिक बताना तो इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये बता सकते हो कि दोनों फेंकना चाहते थे इसको समुद्र में, लेकिन फेंक नहीं पा रहे थे, है ना। दूसरी लैंग्वेज में यही बन जाएगा बस कि दे वांटेड टू थ्रो हिम ऑफ बैक इनटू द सी बट दे कुड नॉट सिंस ही वाज वुंडेड, ऐसा बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट
What does Hannah ask Dr. Sadao to do alone? किस चीज के लिए बोल रही है कि तुम खुद कर दो, अकेले कर दो ये काम? बताइए जल्दी से, सोच के बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में दिया नहीं गया, एक्सट्रैक्ट से जस्ट पहले वाला पोर्शन है ये लेसन पढ़ा हुआ होगा आपने तो आपको पता होगा। बताइए बताइए बताइए, अभी पढ़ा है हमने, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। जी करेक्ट आंसर देखो, ट्रीट द वुंडेड सोल्जर, गिव हिम शेल्टर इन द आउटहाउस, थ्रो हिम बैक इनटू द सी, ऑप्शन सी, उसको समुद्र में फेंक दें। बोला था ना कि अकेले फेंक दो, तो मैं तो नहीं फेंक पाऊंगी, तो सदाओ कहता मैं भी नहीं फेंक सकता। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन इफ द मैन वर होल, इस एक्सप्रेशन को समझाओ, इफ द मैन वर होल क्या मतलब है इसका, जल्दी से बताओ, फटाफट 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 जवाब चाहिए भाई। क्या मतलब है इसका कि इफ द मैन वर होल, इफ द मैन वर होल इसका क्या मतलब है? बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए बच्चे। परफेक्टली वेल, या कंप्लीटली वेल, या हेल्दी, या नॉट वुंडेड, कुछ भी। अगर ये मैन कंप्लीटली हेल्दी होता, कंप्लीटली वेल होता, नॉट वुंडेड होता, तो मैं इसको फेंक सकता था या पुलिस के हवाले कर सकता था। वेल्दी कोई लिख रहा है, वेल्दी मतलब होता है रईस भाई, वेल्दी नहीं है, वेल्थ मतलब संपत्ति, हेल्दी आएगा हेल्दी। नेक्स्ट, डॉक्टर सदाव सेज ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ डॉक्टर सदाव डज इट रिफ्लेक्ट? डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है, ये कौन सा कैरेक्टर ट्रेट दिखाता है उनका? बताइए, ये भी सिंपल है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 फटाफट से जवाब चाहिए भाई। आप देख रहे हो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहे बोर्ड में, लेकिन एक आध क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, उसको समझ के कर लेना। पैट्रियोटिज्म दिखाता है, बिल्कुल उनका नेशनलिज्म दिखाता है, उनका पैट्रियोटिक नेचर दिखाता है, देशभक्त, पैट्रियट थे वो, ठीक है, कुछ भी इनमें से सही है बात, जो ये कन्वे करे कि डॉक्टर सदाव जो थे वो एक पक्के देशभक्त थे, ऐसी बात आपको कन्वे करनी है। तो पैट्रियोटिज्म की भावना उनकी, हिम बीइंग अ पैट्रियट, कुछ भी ऐसी बात जो कन्वे करता हो। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. ये एक्सट्रैक्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। Hannah was attired in, Hannah was attired in what? तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को यहाँ जो attired है ना, इसका मीनिंग अगर पता होगा तो आप आंसर बना लोगे। असल में इस क्वेश्चन में आपसे मीनिंग पूछा है अटायर्ड का, मतलब मीनिंग नहीं पूछा है, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन ही ड्राफ्ट किया गया इस तरीके से कि आपको अगर अटायर्ड का मीनिंग पता है तो आप आंसर लिख लोगे, अगर नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे। अटायर्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड अप, पहनना। तो क्या पहना हुआ था उसने? हावरी ओवर किमोनो, ये पहना हुआ था भाई। ये आंसर हो गया पहले वाले का, ठीक है ठीक है। अगर अटायर्ड का मतलब पता होगा तो ये पता होगा आप लोगों को। तो अगर डिफिकल्ट मतलब ना समझ में आए, एक बार सेंटेंस समझने की कोशिश करना, बट आई थिंक कॉमन वर्ड है अटायर, याद रखा करो, ड्रेस। With reference to above, how will you describe Dr. Sadao as a son? As a son उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? जहां पर आपने भी देखा ना कि उसने शादी के लिए प्रपोजल रखा या सोचा, लेकिन अपने पिताजी की मर्जी के बिना नहीं करी, तो क्या समझ में आता है आपको एज अ सन उनके बारे में? क्या क्वालिटी दिखाता है एज अ सन उनकी? इंडिफरेंट है, ओबीडियंट है, डिफाइंट है, प्रैक्टिकल है? इंडिफरेंट मतलब अनकंसर्न, जिसको चिंता ही ना हो कोई। ओबीडियंट मतलब जो बात माने, आज्ञाकारी। डिफाइंड मतलब जो रेजिस्ट करे, जिद्दी। जिद्दी से बेटर वर्ड है ढीठ, ढीठ बोलते हैं ना, ढीठ हो जाना कि भाई ये बात ही नहीं मान रहा, ऐसा। प्रैक्टिकल मतलब स्वाभाविक। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी, ओबीडियंट। बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे वो, आज्ञाकारी थे अपने पिताजी के। उनके पिताजी चाहते थे कि ये प्योर जापानी देश की लड़की से शादी करे, तो उन्होंने ऐसे ही किया। बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस मूवमेंट ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस मूवमेंट ऑल अबाउट? इट इज अ मूवमेंट ऑफ, लिखा हुआ है ना यहां पर, कौन से मूवमेंट की बात हो रही है, एक बार ये देख लो। अरे यही है वो, ये तो नहीं है ना, ये वाला है, राइट। ओके, he had America but he waited for his father would never have received unless, but at this moment, ये मोमेंट था, but at this moment, ये वाला जो पार्ट है, the door opened and she looked out at dark blue villain Hauri over her kimono, इस मोमेंट, ये मोमेंट किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? मोमेंट ऑफ इमोशनल टर्मोइल, एजिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट। कब की बात है ये? उस पॉइंट की बात है जब डॉक्टर सदाव बाहर बालकनी में खड़े थे और याद करे थे कि हम कहां पर मिले थे, उसी टाइम पर आती हैं ये, उस टाइम की बात है। ध्यान से समझना कौन सा पॉइंट है, आप आंसर गलत कर रहे हो ज्यादातर बच्चे इसमें। गलत पिक किया है बच्चे आंसर, देखो बता रहा हूं कैसे। ये मूवमेंट कौन सा है भाई? देखो ध्यान से, आपने शायद मिस कर दिया है वो वाला पार्ट, इसका मतलब एक्सट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ रहे आप लोग। देखो,
बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो। याद है कि ये किमोनो पहन के कब एंटर करती है? जब सदाओ पहले अकेले खड़े होते हैं बालकनी में, फिर ये एंटर करती है किमोनो पहन के और हाथ ऐसे रख लेती है उनके कंधे पे। इस वक्त तक नहीं पता था प्रिजनर के बारे में कुछ भी, तो इस वक्त इमोशनल टर्मोइल का यानी कि इमोशनल कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है, इस वक्त तो बहुत ही शांतिमय माहौल था भाई, खुश थे ये दोनों बिल्कुल पुराना टाइम याद करके। तो ऑप्शन बी ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीसफुलनेस, शांति, सुकून। हाँ फंस गए आप, मैंने कहा था। और ऑप्शन ए सीधा पकड़ना। टर्मोइल मतलब होता है एक ऐसा टाइम जब केओस हो। इमोशनल टर्मोइल मतलब दिमाग में उथल पुथल मची हुई हो जब। ये तो तब हुआ था ना जब वो मिल गया था। नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट डॉक्टर सदाव एंड हैना's रिलेशनशिप? एक्सट्रैक्ट से आप क्या इन्फर कर सकते हो डॉक्टर सदाव और हैना के रिलेशनशिप के बारे में? तो दे हैड अ डिसेंट बॉन्ड, दे हैड अ लवली बॉन्ड ऑफ लव, केयर एंड ट्रस्ट। इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन था जिसमें बॉन्डिंग इन्वॉल्व थी, प्यार की, केयर की और ट्रस्ट की। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट पीपल। When Dr. Sadao was of the opinion that when Dr. Sadao wanted to operate this patient, ये prisoner of war को जब डॉक्टर सदाव ने डिसाइड किया कि इसको अंदर ले जाना चाहिए घर में, तब उनकी बीवी ने कंप्लीटली बैक किया उसको, है ना? तो ये बात आप बता सकते हैं, जो कि दिखाता है कि कैसे एक दूसरे में भरोसा रखते हैं। बहुत ही प्योर लव है, बिल्कुल सही बात है। What was servants' reaction to Sadao's decision of treating the American soldier? Important question है। सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था? तो सब डर गए थे पहले, तो इनिशियली फ्राइटन हुए एंड देन दे डिसअप्रूव्ड देयर मास्टर्स डिसीजन ऑफ हार्बरिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन देयर होम। पहले तो उनको डर लगा, फिर उन्होंने बोला, उन्होंने डिसअप्रूव किया इस डिसीजन को, अपनी असहमति दिखाई मास्टर को, अपने मालिक को, कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारे घर में, आपके घर में प्रिजनर ऑफ वॉर रहे दूसरे देश का। ठीक है, ये आप 2-3 पॉइंट्स बता सकते हो। I must get rid of this man for your sake, said Dr. Sadao. How will you describe Dr. Sadao as a husband with reference to the above line? ये क्वेश्चन हर बारी पूछा जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। बताया गया, बोला है कि डॉक्टर सदाव एक जगह बोलते हैं कि मैं इस इंसान से मुझे गेट रिड करना चाहिए, प्रिजनर ऑफ वॉर से। जब बहुत ज्यादा डर जाती है ना, है ना, तब बोलते हैं ऐसा कि भाई मुझे इस इंसान से, तुम्हारे लिए इससे पीछा छुटाना चाहिए। How will you describe Dr. Sadao as a husband? As a husband वो कैसे दिखते हैं इसके अंदर? तो वेरी केयरिंग पर्सन, अ वेरी केयरिंग एंड सेंसिटिव हस्बैंड, मतलब बहुत ही केयर करते हैं अपनी बीवी के। सेंसिटिव और प्रोटेक्टिव है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, किसने प्रोटेक्टिव बोला है, प्रोटेक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि व्हेन ही रियलाइजेस दैट देयर इज समथिंग दैट्स ट्रबलिंग माय वाइफ कॉन्स्टेंटली एंड शी इज वेरी scared because of it, he decides to get rid of the POW. वो prisoner of war से get rid करने का डिसाइड करता है। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एक नेगेटिव ट्रेट होता है, बल्कि है उससे थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्डिशन होता है, जो आप किसी इंसान को लेके ये सोचे कि ये मेरा है यार, मेरा ही है, कोई टच भी ना कर दे, कोई देखे भी ना इसको, ऐसा वो पॉजिटिव नेचर होता है थोड़ा सा। आगे देखते हैं। डॉक्टर सदाव was disturbed and in a dilemma since he has decided to help the enemy soldier. Describe his conflict and the challenge faced in the form of a diary entry. ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। आपको सिर्फ इतना बताना है, जो डायलेमा था ना डॉक्टर सदाव का, उसको डिटेल में लिख दो डायरी एंट्री में, ऐसे जैसे आपके साथ हो रहा है। वो डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट है वो आपको दिया होता है क्वेश्चन में, हिंट नहीं दिया हुआ तो सिंपल लिख दो, डेट लिख दो, डियर डायरी लिख के स्टार्ट कर दो कि आज मेरे को एक जो भी हुआ है ना, आज जो था, एक घर के सामने मेरे एक प्रिजनर ऑफ वॉर आया, वुंडेड था वो बहुत ज्यादा, उसको ऑपरेशन की जरूरत थी। आई कुड नॉट डिसाइड कि मेरे को एज अ डॉक्टर उसकी मदद करनी चाहिए या एज अ जापानीज सिटीजन उसको फेंक देना चाहिए, वापस पुलिस के हवाले करना चाहिए। बट फाइनली मुझे लगा आउट ऑफ माय ह्यूमननेस, इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी जान बचानी चाहिए। मैंने फिर ऐसा किया, मैंने उसकी जान कैसे बचाई ये बताओ, ऑपरेशन कैसे मेरी बीवी ने मेरी मदद करी, एंड देन फाइनली आई हेल्प्ड हिम एस्केप, ये वाला बताओ आप उसको। और ओवर टाइम जो चैलेंजेस बीच में है वो सारे बताना। अगर आप इतना 100-120 वर्ड्स में लिख देते हो, एक तरह से लेसन की समरी पूछ लिया आपसे, थीम को दिमाग में रखते हुए, आप आंसर बन जाएगा आपका, बस ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही। नेक्स्ट भी सिमिलर है। आफ्टर हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम जापान विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सदाव, टॉम राइट्स एन आर्टिकल हाइलाइटिंग हाउ सदाव's actions demonstrated the importance of humanity and living in harmony. एस्केप करने के बाद टॉम लेटर लिख रहा है ना, या बल्कि आर्टिकल लिख रहा है, हाईलाइट कर रहा है क्या, कि सदाव के जो एक्शन थे जो कि दिखाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लिविंग इन हार्मनी। हार्मनी मतलब प्यार भावना, सद्भावना से रहना, और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखता है वो एक आर्टिकल। यू मे बिगिन लाइक दिस, ह्यूमैनिटी इज अ वैल्यू दैट बाइंड्स अस टुगेदर। बेसिकली इसमें आप बताओ कि कैसे ये जो टॉम थैंकफुल है डॉक्टर सदाव के लिए, और क्या क्या उन्होंने किया जो कि उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज को दिखाता है, उनकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है, उनकी काइंडनेस को दिखाता है, दया भावना दिखाता है उनके मन में, लॉयल्टी उनके प्रोफेशन के लिए, उनका कमिटमेंट बीइंग अ डॉक्टर वो है, वो उसको दिखाता है। साथ साथ देश के प्रति भी जो उनकी निष्ठा उसको भी दिखाता है कि वो अपने देश के लिए भी बेईमान नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे उन्होंने ठीक तो किया लेकिन साथ साथ रिपोर्ट भी किया उन्होंने, है ना। तो बेसिकली सारी चीजें बताओ आप, राइट। और इसके साथ एक आर्टिकल लिख दो, दैट्स इट, है ना।